हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसआई का फ्रेंड्स है ना रुक्मणी पब्लिकेशन का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर इसे पहले का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग ने यूनिक पब्लिकेशन का 44 प्लस प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया है। अगर आपने फ्रेंड वो भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो फिर वो के कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा जो है वो डेट भी याद रख सकते हैं, 29 जुलाई 2020 ईस्वी को किया गया था। यह शिक्षा नीति नीति 1986 का स्थान लेगी, है ना। जो कि पहले क्या था, 10+2 का बात था। अब जो क्या हो गया ना, 5+3+3+4 की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 2023 में मनाया गया। इसका फ्रेंड्स थीम था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, यूएन ने भारत सरकार के अनुरोध पर वर्ष 2015 से है ना प्रति वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, है ना। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था। तो फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है केसरी, है ना, केसरी और मराठा अखबार निकाला गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु केसरी अखबार निकाला गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र निकाला था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में प्रसिद्ध नारा दिया था, क्या तो स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रस नामक पुस्तक की रचना भी की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त है ना 2020 ईस्वी को हो जाती है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो फ्रेंड्स त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। त्रिपुरी संकट 1939 ईस्वी में आया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास अवस्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने पटरमी सीतारामैया को पराजित कर 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और पटरमी सीतारामैया के पराजय को महात्मा गांधी ने अपनी हार स्वीकार किया और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के असहयोग के कारण त्यागपत्र देकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 ईस्वी में की। फॉरवर्ड ब्लॉक सामाजिक विचारधारा से प्रभावित राजनीतिक दल है। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुर गुजरात कांग्रेस अधिवेशन, है ना, 1938 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और 39 ईस्वी में त्रिपुर में पुनः वह चुन के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो फ्रेंड्स आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। आजाद हिंद फौज के प्रेरणादायक और संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। ठीक फ्रेंड्स, कैप्टन मोहन सिंह ध्यान रखेंगे, कैप्टन मोहन सिंह की अध्यक्षता में आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन किया गया था। आजाद हिंद फौज के सुपर कमांडर कौन, सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। कब? 4 जुलाई, है ना, डेट याद रखेंगे, 1943 ईस्वी को। ठीक है, आजाद हिंद फौज पर नवंबर 1945 में, है ना, मुकदमा चलाया गया है जिसे लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पक्ष में वो भूला भाई देसाई जो फिर वो वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? तो फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो फिर वो, है ना, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था, है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया। वर्ष 1856 इसमें विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया। ठीक है, 1856 इसमें विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम कौन था? तो वायसराय था। ठीक है, 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी जो फिर वो, है ना, हड़प नीति को अपनाया था, है ना। लॉर्ड हॉर्डिंग, है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग वन जो क्या कार्यकाल जो 48 में मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। इसके विरोध में खोर जनजाति ने विरोध किया था, है ना, इसके विरोध में जो खोर जनजाति लोग ने विद्रोह किया। ठीक है फ्रेंड्स, और डलहौजी के समय ही शिक्षा में सुधार हेतु जो है गुड डिस्पेच, है ना, गुड डिस्पेच 1854 ईस्वी में आया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय सार्वजनिक विभाग निर्माण विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी, है ना। रुक्मिणी पब्लिकेशन की पुस्तक डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है। अगर कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं ना फ्रेंड, उसके आसपास आपका बैकग्राउंड का सारा डिस्कशन कर देता है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। फ्रेंड 8 का आंसर है जो कि मैथमेटिक्स का आंसर है, इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे। कर्म का सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स कर्म का सिद्धांत क्या होता है? तो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा, है ना, मीमांसा से है कर्म का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड, दर्शन और उनके प्रवर्तक। देखिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि गौतम जो है वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। वैशेषिक वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड कनद मुनि जो है वो वैशेषिक दर्शन के, है ना, प्रवर्तक हैं। वही मीमांसा जो है वो उत्तरी मीमांसा और पूर्वी मीमांसा करते हैं।
तो फिर मीमांसा जो बोला जाए तो वो कर्म का सिद्धांत से संबंधित है, और पूर्वी मीमांसा जो है महर्षि जैमिनी, और उत्तरी मीमांसा जो है बद्रयान इसके प्रवर्तक है। ठीक फ्रेंड्स, इतना आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं क्यों आत होती है? तो फ्रेंड्स ऋतुओं क्यों होती है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण जो है ऋतुएं होती है। ये पृथ्वी, ये सूर्य है, और ये पृथ्वी जो है वो सूर्य के दीर्घवृत्ताकार में परिपथ करते हुए, घूमते हुए, और अपने अक्ष पे भी घूमती है, जिस वजह से क्या होता है ना, ऋतुएं परिवर्तित होती है ना। ऋतु होने के कारण पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करना है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग कितना, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ग्रीनविच जो है वो यूके में अवस्थित है, ग्रीनविच, है ना। देखिए जीएमटी लंदन के पास से गुजरती है। विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। इस सभी जोनों के बीच 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। सबसे अधिक समय जोन फ्रांस में अवस्थित है, जहाँ पे 12 है ना। भारत में एक टाइम जोन है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है ना। हम लोग ज्योग्राफी में शुरू का चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स भू प्रॉपर्टी में कौन इनमें से अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स वह है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो अधिकतम, और मैग्नीशियम जो है वो न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है ना। देखिए ऑक्सीजन और मैग्नीशियम भू प्रॉपर्टी पर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भागों को भू प्रॉपर्टी कहते हैं। भू प्रॉपर्टी का सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन, जो कि 46 है ना 0.60% पाया जाता है। भूपट्टी ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में जो है सिलिका 27% पाया जाता है। भूपट्टी पर एल्युमिनियम की मात्रा जो है वो 8.13% है। भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्व देखेंगे तो सबसे कम जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित, है ना फ्रेंड, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर फ्रेंड्स एक हो जाएगा, है ऑप्शन ए आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दादर नागर हवेली भारत के निम्न में से किस राज्य के बीच स्थित है? तो दादर नागर हवेली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात व महाराष्ट्र में स्थित है। दादर नागर हवेली भारत के गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। दादर नागर हवेली को 11 अगस्त, ठीक है, 1961 ईस्वी को स्थापित किया गया था, बनाया गया था। दादर नागर हवेली के प्रमुख है वो प्रशासक कहलाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कब? तो 26 जनवरी सन 2000 ईस्वी से 2020 ईस्वी से, ठीक है। इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है वो दमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ जो है बहुउद्देशीय परियोजना और नदियां दिया है। फ्रेंड्स हम लोग कल ही, है ना, आज ही सुबह में जो फ्रेंड्स हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया है ना। आज ही सुबह में हम लोग अपलोड किए हैं, वो जो देख लेंगे। देखिए फ्रेंड, है ना, इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर है, ठीक है। माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। और पोचामपाद परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ये सीक्वेंस हुआ, आप लोग 1 से 2 बार जोड़ मिला लेंगे। नहीं तो फ्रेंड ज्योग्राफी का जो आज हम लोग सुबह में वीडियो डाले हैं वो जो देख लेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना से रिलेटेड आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करना है। देखिए इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है स्थानांतरण कृषि में, तो ये फ्रेंड सही है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। ऑप्शन 1 और 2 फ्रेंड सही है स्थानांतरण कृषि के संबंध में। देखिए स्थानांतरण कृषि के संदर्भ में, है ना, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। स्थानांतरणशील खेती को पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है ना फ्रेंड्स, ये भी जान रहे हैं आप लोग। स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना एवं रेडेसिया में मिल्पा कहा जाता है। झूम खेती पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक है। झूम खेती को झारखंड में कुरुआ और केरल एवं पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। फ्रेंड्स ये भी जान रहे हैं आप लोग, है ना। फसल चक्र में मिट्टी की उर्वरता शक्ति और उत्पादकता में वृद्धि होता है फसल चक्र से, है ना, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो फिर वो है ना डिगबोई, है ना, असम में किया गया था। प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र डिगबोई में स्थापित किया गया। डिगबोई असम में अवस्थित है। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना फिर वो 1901 ईस्वी में किया गया था। डिगबोई परिसंस्करण संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है। जामनगर रिफाइनरी भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है जो आरपीएल के नियंत्रण में है। प्रथम तेल कुआं 1859 ईस्वी में यूएसए में खोदा गया। डिगबोई तेल रिफाइनरी एशिया का प्रथम रिफाइनरी है और सबसे लंबी अवधि से परिचालित तेल रिफाइनरी है ना डिगबोई। भारत अपनी आवश्यकताओं का लगभग 83% पेट्रोलियम का जो है आयात करता है। दिसंबर 2022 में रूस भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, ठीक है, इराक को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? फिर वो राष्ट्र पार्क है जिम कॉर्बेट पार्क ना। कॉर्बेट राष्ट्र पार्क भारत का सर्वप्रथम स्थापित किया पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारतीय वन्यजीव कानून, है ना, 1972 देश के सभी राज्यों में लागू है। इस पार्क का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट
प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, जिन कॉर्बेट प्रसिद्ध पर्यावरणीयविद थे, जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो लेह में अवस्थित है, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है, बांदीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो फ्रेंड्स काली मिट्टी का विस्तार जो है वो है ना महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी में पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। काली मिट्टी मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगिन मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित विशाल चट्टान से हुआ है। कपास की उत्पादकता के लिए उत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, ठीक है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। काली मिट्टी को केरल उत्तर प्रदेश में केरल मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है वो चौरनोजम मिट्टी भी है, ठीक है। हम लोग जब विभिन्न मिट्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, काली मिट्टी पे हम लोग विशेष वीडियो बना के डिस्कस किए। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कल परसों फ्रेंड हम लोग वो वीडियो डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। तो फ्रेंड अम्लीय वर्षा जो है पर्यावरण में जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर के ऑक्साइड के प्रदूषण से होता है। देखिए अम्लीय वर्षा पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर के ऑक्साइड प्रदूषण से होता है, ठीक है। अम्ल वर्षा का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है ना। प्रबल अम्ल प्रायः विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो प्राय क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार बीपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्र प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। राष्ट्र प्रतीक में सिंहों की संख्या जो है 4 है ना। राष्ट्र प्रतीक में सिंहों की संख्या 4 है। भारत का राष्ट्र चिन्ह जो है वो अशोक चक्र है, जिसमें 4 सिंह है ना, इसी के बारे में कर रहा है, ठीक है। अशोक का सरनाथ स्तंभ सबसे अधिक प्रसिद्ध है ना फ्रेंड्स। मुंडोपनिषद में राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडोपनिषद से, ठीक है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जो है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। राष्ट्र जलीय जीव जो है वो क्या है, तो डॉल्फिन है, जिसे है ना 5 अक्टूबर 2009 को स्वीकार किया गया और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। किस तिथि को संविधान सभा का अंतरिम सदन के रूप में आविर्भाव हुआ। तो फिर वह हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से संविधान का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, है ना। संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रारूप पर हुआ। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ, ठीक है। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किया था संविधान पे, ठीक है। संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। वो भारत के राष्ट्रपति रखता है। भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के है ना समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध है ना कराने के लिए वादा नहीं करता है। तो फिर वो है पूजा की समानता जो है वो वादा नहीं करता है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता की वादा नहीं करता है। प्रस्तावना जो है वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर से चयन करना है। देखिए संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है ना। तो फिर ये क्या है, सही है। संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है ना। जिसे है ना 44वां संविधान संशोधन करके हटाकर उसे है ना विधिक अधिकार बना दिया गया और संपत्ति के अधिकार को 300 है ना अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। अगला है फ्रेंड्स है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंड सत्य को जोड़ा गया। तो फिर वो सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन बी जो है वो सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा देख लेते हैं, राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकता है, लेकिन राज्यसभा जो धन बिल को नहीं रोक सकता है ना। राज्यसभा जो है धन बिल को नहीं रोक सकता है। राज्यसभा धन बिल को केवल 14 दिन तक ही रोक सकता है। संसद के दोनों सदनों का कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाता है। नहीं फ्रेंड्स है ना, ये देखिए संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद अनुच्छेद 108 के अधीन जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता जो है स्पीकर करते हैं। और धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अनुच्छेद 107 में जो है साधारण विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन 1 और 3 है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जो वो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत। एक मिनट, भारत में जो 3 तरह के आपात का वर्णन है। एक है 352, जिसके अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपात। अनुच्छेद 356 में जो है वो क्या है, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्त आपात की चर्चा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो फ्रेंड्स वह है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित,
ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित और सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची से में अगर संशोधित करना हो तो फिर आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित करता है? तो फिर वो अल्पावधि चर्चा के क्षेत्र को सीमित करता है। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रस्ताव प्रावधान में अल्पावधि चर्चा क्षेत्र को सीमित करता है। ठीक है। ध्यान आकर्षण सूचना अत्यंत ज्वलंत विषय पर सदन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था में के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्य आर्थिक सलाहकार और आरबीआई के, है ना, गवर्नर के पद पर भी रहे थे। ठीक है। 1991 ईस्वी में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था और 4 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री द्वारा उदारीकरण की घोषणा की गई थी, है ना, 4 जुलाई 1991 को। इसे आर्थिक सुधार और नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है। इसे एलपीजी भी कहते हैं, मतलब एलपीजी बोले तो एलपीजी, है ना, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। इस आर्थिक सुधार को राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 30 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, प्रशासक होते हैं। गवर्निंग, है ना, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, तो फिर ये क्या है ना, पहला स्टेटमेंट सही हो गया है। देखिए, नीति आयोग की संरचना के संबंध में सत्य कौन कौन है? गवर्निंग काउंसिल के सदस्य जो है वो सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। नीति आयोग के पदेन सदस्य जो है वो 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, तो ये गलत है, केवल 1 सही हो जाएगा। देखिए, नीति आयोग के अधिकतम 4 पदेन केंद्रीय सदस्य होते हैं, ना कि 7, तो ये गलत हो गया फ्रेंड्स। नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी, है ना, 2015 ईस्वी को किया गया था। नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो प्रेजेंट में वो सुमन के बेरी हैं। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को जो है कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 जो है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। फिर भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है ना, निजीकरण नीति को, उदारीकरण की नीति को और वैश्वीकरण की नीति को, उपयुक्त सभी नीति को, जो भी हम लोग पीछे क्वेश्चन देखे थे मनमोहन सिंह से रिलेटेड, है ना। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है निजीकरण को, वैश्वीकरण को और उदारीकरण को। निजीकरण का अर्थ होता है सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध एवं नियंत्रण निजी क्षेत्र में सौंपना। वैश्वीकरण का अर्थ होता है फिर वस्तु एवं सेवाओं का अबाध रूप से आवाजाही करना। उदारीकरण का अर्थ हो जाता है सरकारी नियमों को कम करना और सरल बनाना, जिसे एलपीजी, है ना, एल लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यह 1990 के दशक में लागू किया गया, 1991 में। ठीक फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय रुपए पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो भारतीय रुपए पूर्णतः परिवर्तनीय है भुगतान शेष के चालू खेलों के संबंध में जो है वो भारतीय रुपये परिवर्तनीय है। भारतीय रुपये पूर्णतः परिवर्तनीय भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में है। ठीक है, याद रखेंगे। आरबीआई द्वारा 19 अगस्त 1994 ईस्वी को रुपए को चालू खाते में पूर्ण रूप परिवर्तनीय घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ जो वाद नियम सिद्धांत दिया हुआ है और वैज्ञानिक, है ना। तो फ्रेंड देखिए, विद्युत चुंबक तत्व, ये जो है वो फेराडे का सिद्धांत है। विद्युत चुंबक तत्व, ये फेराडे का सिद्धांत है। ठीक है। अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो गेरगर जॉन मेंडल, है ना, मेंडल का है अनुवांशिकता का सिद्धांत। जड़त्व का नियम क्या बताऊँ, न्यूटन का नियम है जड़त्व का नियम। और प्राकृतिक वर्णवाद जो है वो डार्विन का सिद्धांत है, प्राकृतिक वर्णवाद। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन से पहले जो हम लोग साइंस का सेक्शन पे डिस्कस किए थे, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, जो बायोलॉजी में, आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है, या निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फिर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है, उपयुक्त सभी के कारण होता है। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में जो है वो सफेद ठोस बचा रह जाता है, वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। कठोर जल का उपयोग कपड़ा धोने या बॉयलर्स में नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, है ना, केल्गम अथवा जियोलाइट मिलाकर मृदु जल बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो आवरण कैप्सूल का आवरण बना होता है,
तो फिर वो स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। इसका सूत्र जो होता है वो C6, ठीक है, H10O5 है, होल पे पावर ये N होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो होता है एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो है वो एनोड पर होता है। कैथोड पर अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। और एनोड आयन धनायन होता है, ठीक है, एनोड आयन जो है धनायन होता है और कैथोड आयन जो है वो ऋणायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आवृत्ति होती है। तो एथिलीन अणु की आवृत्ति जो होती है फिर वो समतल त्रिकोणीय होती है, एथिलीन अणु की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो फिर भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो वेकानूर है ना, वेकानूर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वेकानूर से छोड़ा गया था। यह 17 मार्च 1988 ईस्वी को वेकानूर से छोड़ा गया था। इसमें प्रक्षेपण यान जो है वो बोस्तोक था, ठीक है। इसके द्वारा छोड़े गए उपग्रह जो है वो IRS-1A था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदल देता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। वह संकलक मतलब कंपाइलर। कंपाइलर का वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदल देता है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ये देखिए, ये सूत्र दिया हुआ है, यौगिक का प्राथमिक अनुगंग है, अनुलग्न है। तो यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न इनमें से कौन हो जाता है फ्रेंड, वो टू इन जो है वो यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किया जाता है। तो फिर रडार का प्रयोग जो है वो रेडियो तरंग द्वारा विद्युत की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार द्वारा रेडियो तरंग की सहायता से आकाशगामी वायुयान की स्थिति और दूरी का पता लगाया जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है। तो फिर मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है वो शीशा जो है वो है ना, मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है। शीशा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। शीशा का प्रभाव मनुष्य पर स्पष्ट रूप से दिखता है। इस दुष्प्रभाव से मानसिक रोग एवं शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। शीशा शीशा का मुख्य अयस्क जो है वो गेलना है, ठीक है। शीशा शरीर के लिए हानिकारक होता है। मनुष्य के लिए सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, लोह, आयोडीन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट तथा मौजूद होता है मनुष्य के लिए, ठीक है। गर्भवती स्त्री के में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेडियो समस्थानिक जो परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो फिर वो है सोडियम 24। सोडियम 24 रेडियो समस्थानिक है जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन जो को जिसका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन संदर्भ में से कौन सही है। तो फिर वो है ना, एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान आवेशित कण पर कोई बल न होता है। तो यही है, देखिए, एक प्रोटॉन तथा एक एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेग एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है ना, इस संदर्भ में यह कथन सही है कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का समान और है ना विपरीत बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग के प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थेरिया के परिरक्षण के लिए दिया जाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, देखिए, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थेरिया रोग के प्रतिरक्षित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो फिर वो जो है हीलियम ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। गहरे समुद्र के गोताखोर हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण गैस का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में भी हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम है ना, कृत्रिम ऑक्सीजन देने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार सोनार का प्रयोग समुद्र के अंदर उपस्थित वस्तुओं के संकेत के लिए करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तरल अवस्थाओं में रॉकेट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने में विस्फोटकों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो सॉरी, खानों में विस्फोटकों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है। तो फिर वो मीथेन का हवा में मिलना। खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण है मीथेन का हवा में मिलना। डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में किया था। डायनामाइट के द्वारा पहाड़ों खानों में विस्फोट किया जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस का अनुसूत्र जो है वो CH4 होता है। बायोगैस का मुख्य भाग मीथेन गैस एवं कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है। भारहीनता में जल को जो वो विकिरण विधि द्वारा
है ना, गर्म किया जाता है। भारहीनता में जल को विकिरण विधि द्वारा गर्म किया जाता है। भारहीनता की स्थिति में गुरुत्वीय तरंग का मान शून्य होता है। ठीक है, भारहीनता में वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूख जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो फिर वो नेत्र, है ना, नेत्र श्लेष्मा, है ना, नेत्र श्लेष्मा, जिसे कंजक्टाइवा, है ना, कंजक्टाइवा कहते हैं। देखिए जब आंख में धूल आती है तो उसका नेत्र लेष्मा लेष्म टाई कंजक्टाइवा आंख अंग अंग जो है वो सूज जाती है और गुलाब हो जाती है। आंख शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग अंग जो कैमरे की भांति कार्य करता है। आंख से बाहर से एक ठोस और अपारदर्शी सफेद झिल्ली से ढकी होती रहती है, जिसे दीर्घ पटल कहते हैं। दीर्घ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा रहता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र दान में कॉर्निया दान दान में दिया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच एक छिद्र होता है, जिसे आंख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो फिर वो श्वेत रुधिर कोशिका, मतलब व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रुधिर कोशिका मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल का आकार एवं रचना में जो है अमीमा के समान होता है। इसमें केंद्रक होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, कभी कभी यकृत एवं इलिया में भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है फ्रेंड, वो क्या होता है ना, ऑक्सीजन की आवृत्ति शरीर में करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मिलाना। मतलब आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल का काम होता है फ्रेंड, ऑक्सीजन का शरीर की आपूर्ति को, शरीर में ब्लड के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकालना। आरबीसी का ना रेड ब्लड सेल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णक, जिसे फ्रेंड्स मेलेनिल, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फिर यह परावैंगनिक प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, मेलेनिन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, त्वचा के रंग निर्धारण करने वाले वर्णक मेलेनिन के संबंध में केवल सत्य है कि यह परावैंगनिक प्रकाश के लिए अपारदर्शी होता है। ये मेलेनिन के विषय में सत्य है। मेलेनिन की अधिकता से त्वचा का रंग काला होता है। ठीक है, बाल का सफ़ेद होना मेलेनिन की कमी के कारण होता है। त्वचा में पाए जाने वाले तेलीय ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथि क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, तो फिर वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा सा पहले दृश्यमान जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिक होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फिर देखिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, उपयुक्त संस्थाओं में से कौन अहमदाबाद में स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये दोनों जो है वो अहमदाबाद में है ना स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अहमदाबाद में अवस्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है। वही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो का मुख्यालय जो वो बेंगलोर में स्थित है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो फिर वो खाद्य एवं कृषि संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल अंग नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन यूएनओ का मुख्य अंग नहीं है। यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, महासभा, ठीक है, महासभा होता है, सुरक्षा परिषद होता है, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है, ठीक है, न्याय परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है और सचिवालय होता है। महासभा को विश्व का लघु संसद भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद जो है उनमें क्या होता है, 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना जो है वो 1945 ईस्वी में थी। इसका मुख्यालय जो है रोम में स्थित है ना। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो वो 7 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट करके बहुत सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन के साथ 5 से 7 क्वेश्चन हम लोग जरूर डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है। फिर भारत इसमें से एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं APEC का मुख्यालय जो है सिंगापुर में स्थित है। ठीक है, भारत इसी का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिम पैसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो फिर ग्लिम पैसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता जो है वो है ना जवाहरलाल नेहरू है। ग्लिम पैसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, वही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, वही एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी, धर्म और समाज, द प्रिंसिपल उपनिषद आदि पुस्तक लिखी हैं एस राधाकृष्णन ने। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है 1912 ईस्वी में अल हिलाल पत्र और 1915 ईस्वी में जो है उन्होंने अल बालाग पद का संपादन किया था। इंडियन विंस फ्रीडम की पुस्तक जो है अब्दुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखिए, इसरो का
पूर्ण रूप है? तो फिर इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, वही पूछ रहा है। तो इसरो का है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का पूरा नाम है। इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त, ठीक है, 1969 ईस्वी में हुआ था। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है वो 1972 ईस्वी में हुआ था। और अंतरिक्ष आयोग की भी स्थापना 1972 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेल में भाग किस वर्ष लिया था? तो भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेल में जो है ना 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया। भारत ने सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने 1928 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक हॉकी में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया लगातार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो फ्रेंड, केवल साहित्य से संबंधित इनमें से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है केवल साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत जो है 1965 ईस्वी में किया गया था। वही पुरंजर पुरस्कार जो है वो 1917 है ना 1917 से प्रकाशित क्षेत्र में दिया जाता है। वही भारत रत्न जो है 1954 से प्रारंभ किया गया है देने का। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन एवं सबसे लोकप्रिय संप्रदाय जो है वो चिश्ती संप्रदाय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 64 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आप लोग सब जो करेंगे। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है? तो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो 31.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शहरी आबादी जो है वो 31.16% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में काम आता है। डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का संश्लेषण में काम आता है। यह मुख्य रूप से डीएनए के एक कॉपी के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार जो है वो अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। तो क्या होता है ना, कर की प्रतिगामी तब होता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबी पर बहुत अधिक पड़े। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो फिर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में योगदान नहीं करता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदान नहीं करता है ना। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण है, ठीक है। ग्रीन हाउस का सर्वप्रमुख कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कारण जो है वो जीवाश्म ईंधन है। मीथेन गैस जो है वो धान की खेती में भी भी निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो फिर ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेख जो वो बेसनगर के स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। यह स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पास स्थित पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रेखागणित संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादक तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो फिर वो रेखागणित संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय जो वो बोधायन को दिया जाता है ना, बोधायन को दिया जाता है। उन्होंने वृत्त को वर्ग तथा वर्ग का वृत्त में बदलने का नियम प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो फिर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण समय जो है उसके साथ अलवरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। अलवरूनी खारिज्म से मोहम्मद गजनवी के साथ लगभग 1017 ईस्वी में भारत आया था। वह फारसी अरबी आदि भाषा का अच्छा ज्ञाता था। उन्होंने संस्कृत, हिंदू धर्म तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसे तारीख ए हिंद या किताबुल हिंद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेरशाह के समय तांबे के दाम चांदी के रुपये का विनिमय दर क्या थी? तो उसका तांबे का जो दाम था उसका 64 और चांदी का जो था रुपया उसका विनिमय दर जो वो 64:1 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हो आ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हो आ आंदोलन जो है वो क्रांतिकारी है ना, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। हो आ एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। यह आंदोलन वियतनाम वर्ष 1939 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता जो है हयून फूसो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो फिर वो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। देखिए 6 अप्रैल 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई के रूप में माना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया? तो फ्रेंड लेनिन है ना, लेनिन ने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया। लेनिन जो है वो बोल्शेविक दल का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो फिर वो विक्टोरिया झील जो है युगांडा, तंजानिया एवं केनिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील के बीच जो है विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स मोना लोआ जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। मोना लोआ हवाई जिसे लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलता रहता है, यह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो फ्रेंड फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत जो है पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। यह दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले नद मुखों के धसान से संबंधित तट। तो खुले मुख नदों के धसान से संबंधित तट जो है वो रिया है। खुले नद मुखों के धसान से संबंधित रिया तट है। नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी आकार की घाटी तथा ढलुई किनारे वाली होती है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत को जो है ना ऑस्टन कॉम्टे ने प्रतिपादित किया। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत जो है ऑस्टन कॉन्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑस्टन कॉन्टे को समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो फ्रेंड्स वो है ऑस्टन कॉन्टे, है ना। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत ऑगस्ट कॉन्टे ने। क्वेश्चन है, निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है। तो निम्न वर्ग संस्कृति जो है वो जो है वो उप संस्कृति का उदाहरण है। निम्न वर्ग संस्कृति उप संस्कृति का एक उदाहरण है। किसी समाज की संपूर्ण संस्कृति के किसी एक भाग को उप संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? अजीत पवार ने ली थी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। 2 जुलाई 1923 ईस्वी को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार ने शपथ ली थी। अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता हैं जिन्हें वित्त एवं योजना मंत्रालय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फिर जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष जो है एपी शाही, है ना, एपी शाही को नियुक्त किया गया था। एपी शाही मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश जो है आइसलैंड को घोषित किया गया है। यह सूचकांक में शामिल कुल 163 देशों की रैंकिंग में भारत का रैंक जो है वो 126वां है। ठीक है, ध्यान रखिए 126वां रैंक पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो फिर वो पेरू में घोषणा की गई है। देखिए, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण पेरू में आपातकाल की घोषणा की गई है। उबिनास ज्वालामुखी पेरू के मोकोगुआ क्षेत्र में स्थित है। यह पेरू का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? फ्रेंड भारत के बाहर, है ना, पहला आईआईटी जो है वो तंजानिया में, है ना, स्थापित किया जाएगा। देखिए, भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। तंजानिया में आईआईटी मद्रास के नई परिसर की स्थापना की जाएगी। तो आईआईटी मद्रास की, ठीक है, ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? तो AIFF मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 लालियान ज्वाला, है ना, लालियान ज्वाला चौस्तो, है ना, चोंगतो को नामित किया गया है। AIFF वुमेन्स फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 मनीषा कल्याण को घोषित किया गया है। ठीक है, ह्यूमेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस जो फिर वो, है ना, अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया। यह एयरलाइंस का उद्देश्य तकनीकी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर, है ना, 6G तकनीक की व्यावसायिक और सामाजिक ज़रूरतों को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो भारत की अध्यक्षता में हुआ। SCO, है ना, SCO की स्थापना जो है वो 2001 ईस्वी में, है ना, संघाई 5 के स्थान पर किया गया। 2023 में, है ना, SCO के 90वें सदस्य देश के रूप में ईरान को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो फिर वो है ना गांधीनगर में किया गया है। 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधिक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया। यह शिखर सम्मेलन WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत सरकार की क्या है तो सह मेजबानी में आयोजित हुई है। इस सम्मेलन में गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाल उपहार में दिया है? तो फिर वो जो है वो वियतनाम को दिया है। जून 2023 में भारत ने वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाल उपहार में दिया। INS कृपाल खुखरी श्रेणी की तीसरी स्वदेशी निर्मित मिसाइल है ना कॉम्बैट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है? तो फिर वो NIA मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वंस का संचालन किया गया है ना। आतंकवादी गैंग स्टार नार्को गठजोड़ को समाप्त करने के लिए NIA द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो फिर युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। यह संग्रहालय सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जाएगा? तो फ्रेंड्स जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में चलाया गया है। यह कार्यक्रम कल्याणकारी योजना और सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतों हेतु त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D पेंटेड सुपर एलायंस GRX 810 किस देश में विकसित किया है? तो फिर किस देश ने विकसित किया है? तो अमेरिका ने विकसित किया। 3D प्रिंटेड सुपर एलायंस GRX 810 अमेरिका ने विकसित किया है। GRX 810 NiCOCr आधारित एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो फिर वो है तेलंगाना राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार ने इस पुरस्कार हेतु 51 करोड़ का कोष बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो फिर वो बुरुंडी में दर्ज किए गए हैं। मार्च 2023 में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। बुरुंडी में अपशिष्ट जल की पर्यावरण निगरानी से पोलियो वायरस टाइप 2 की पुष्टि हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100 मिथेनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो फिर वो जो है बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप बेंगलोर शहर में लॉन्च केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। ठीक है। M15 का अर्थ होता है बस में डीजल के साथ 15% मेथनॉल इस्तेमाल से है। ठीक है। इन बसों को तैयार करने में BMTC, ठीक है, नीति आयोग, आइस है ना, IOC और अशोक लेलैंड का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। तो आज हम लोग का रुकमणी पब्लिकेशन का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रखे थे, आज उसका हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस किए। अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का हम लोग 44 प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वही प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।